टू जी जी जी, बहुत शुक्रिया ललित। लेकिन इसके पहले हम सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो तो जारी रखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ एक बार बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया है, फ्लैश कर रहे हैं हम लगातार, लेकिन मध्य प्रदेश में 230 सीटें जो हैं एक ही फेज़ में चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2 फेज़ में चुनाव होना है। एक पहला फेज़ जो है 7 तारीख को है, दूसरा जो है वो 17 तारीख को। पहले फेज़ में 20 सीटें हैं, जिसमें बस्तर की सीटें हैं। बस्तर की 12 सीटें जो हैं, जिसे सत्ता की चाबी वहीं से निकलती है ऐसा कहा जाता है, तो बस्तर की वहाँ 12 सीटें हैं। उसके अलावा कवर्धा और राजनांदगांव की भी कुछ सीटें हैं जहां पर वोटिंग होनी है, और उसके बाद 90 सीटों में से 70 सीटें बचती हैं, तो दूसरे फेज़ में वहां पर चुनाव होना है। उसके अलावा गजट नोटिफिकेशन जो है या नॉमिनेशन की लास्ट डेट जो है, मध्य प्रदेश की पहले बता देते हैं, फिर छत्तीसगढ़ की भी बता देंगे। नॉमिनेशन की लास्ट डेट जो है 30 अक्टूबर, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। स्क्रूटनी जो है वो 31 अक्टूबर, नाम वापस लेने की तारीख जो है वो 2 नवंबर रहेगी, पोलिंग जो है वो 17 तारीख को, और काउंटिंग जो है वो 3 तारीख को हो जाएगी। 5 तारीख तक ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया को कर लेना है, ये मध्य प्रदेश के लिए। अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं, क्योंकि अभिषेक जी, ये हमने देखा कि ये इसके पहले ये तारीखें तो आ गई। अब राजनीतिक दलों की तैयारियों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस, जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से कोई लिस्ट नहीं आई, वैसे छत्तीसगढ़ में भी कुछ नहीं आया, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी ये कहा गया कि हमने बता दिया है, और छत्तीसगढ़ में ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि पिछली बार इतनी बड़ी जीत हुई थी, तो अब किसका टिकट काटा जाए किसका ना काटा जाए, कांग्रेस के लिए तो ये मुश्किल हो गई है। बीजेपी जो है वो लगातार लिस्ट जो है उस पर काम कर रही है, एक लिस्ट आ भी चुकी है, तो कब तक लिस्ट आनी है? और कांग्रेस की जो कल लगातार बैठक हुई उसके बाद क्या कुछ सहमति बन पाई है? कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में, कुछ दिनों के भीतर? बिल्कुल, देखिए पुनीत, मुख्यमंत्री से सीधा हमने सवाल किया था न्यूज 18 के कार्यक्रम एजेंडा में कि आपकी लिस्ट कब आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा था पितृपक्ष चल रहा है, और इसका साफ मतलब है बैठकों का दौर होगा। कई ऐसी सीट है जहां सहमति भी बन चुकी है, लेकिन ऐलान होगा पितृपक्ष के बाद, यानी 14 तारीख के बाद ही ऐलान यहां पर होगा। ये एक तरीके से साफ यहां पर है। सबसे बड़ी बात यह है पुनीत, बस्तर जो पहले फेज में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं 20 सीटों पर, उनके लिए उम्मीदवारों की बात की जाए, उनके पास चुनाव प्रचार के लिए 1 महीने से भी कम का समय यहाँ पर बचा हुआ है। ज़्यादातर सीटों पर, इन जगहों पर बीजेपी ने भी नाम अपने घोषित नहीं किए हैं, जो पहली लिस्ट 21 की निकाली थी उसमें। तो दोनों ही जो पार्टियां हैं उनके उम्मीदवारों के लिए चुनौती तो है। हालांकि इनके बड़े नेता यहाँ पर आकर जा चुके हैं। बस्तर की बात करें तो प्रधानमंत्री रैली कर चुके हैं, अमित शाह कर चुके हैं, प्रियंका गांधी कर चुकी हैं, और खुद मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। तो बड़े नेता आकर जा चुके हैं, लेकिन उम्मीदवारों का नाम सामने नहीं आया। लेकिन ये भी चर्चा है कि उम्मीदवारों को जिनको देना है टिकट, उनको संकेत दे दिया गया है कि आप मैदान में तैयारी करिए, आपका नाम फाइनल है। लेकिन फिर भी एक अधिकृत सूची जब तक नहीं आती, दिमाग में सभी के डाउट होता है। प्रत्याशियों को पता चल भी जाता है, तो जो कम से कम जनता है उसको पता नहीं होता उसका रिएक्शन किस तरीके से होगा, या बाकी लोगों का रिएक्शन किस तरीके से होगा। कई बार लिस्ट आने के बाद कई हंगामे हो जाते हैं, बागियों के सामने आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी चुनौतियां पार्टियों के सामने होती हैं। तो पहले फेज के लिए ये एक बड़ी चुनौती यहाँ, लेकिन दिलचस्प इसमें ये है कि पहले फेज की जो 20 सीटें हैं उनमें 12 सीटें बस्तर की, और सभी पर कांग्रेस का अभी तक कब्जा है। जी जी बिल्कुल, सरगुजा बस्तर दोनों जगह, आदिवासी जगहों पर, दोनों जगहों पर कांग्रेस का कब्जा है। और लेकिन कांग्रेस क्या उम्मीदवार बदलेगी, ये भी एक चर्चा यहाँ पर है। माना जा रहा है कि कांग्रेस 15 से 20 विधायकों के टिकट काट सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये वो विधायक हो सकते हैं जो कि पहली बार चुनकर आए हैं। बीजेपी में ज्यादातर नए चेहरे होंगे, ये भी बात कही जा रही है, लेकिन उसकी एक लिस्ट वायरल हुई जिसके बाद वहां भी थोड़ी हंगामे की स्थिति है। तो अब अगली लिस्ट माना जा रहा है कि पुनीत नवरात्र में ही आएगी, पितृपक्ष खत्म होने के बाद ही ये लिस्ट यहाँ पर आना शुरू होगा। कांग्रेस ने संकेत दे दिए हैं। बीजेपी के पास थोड़ी दुविधा वाली स्थिति जरूर है, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार हैं, कुछ नए चेहरे भी मैदान में उतरने को तैयार हैं, कुछ पुराने बड़े खिलाड़ी हैं बीजेपी के जो दावेदारी ठोके हुए हैं। तो क्या उनको टिकट मिलती है, उनका नाम कटता है, ये वो बीजेपी में थोड़ी ज्यादा इस वक्त नजर आ रही है। ठीक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जब तारीखें आई उसके बाद उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है, ये सुनवा देते हैं दर्शकों को। चुनाव सरकार बनाते हैं, चुनी हुई सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है।
तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। देखिए, चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे, और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो, ये मेरी सबसे अपील है। और वी.डी. शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, फिर से सुनवाते हैं। जो विकसित मध्य प्रदेश बना है, लगातार इस दिशा में काम करते हुए हमारी सरकारों ने जो काम किया है, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, आगामी आने वाला चुनाव जो विकसित मध्य प्रदेश बन रहा है, वो विकसित मध्य प्रदेश अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। ये इस चुनाव में जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को मैं आज आपके माध्यम से जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कि लोकतंत्र का पर्व 17 तारीख को हमारे बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीख घोषित की है, तो पूरी जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को विकास और गरीब कल्याण के लिए जरूर हमें आशीर्वाद देगा। तो जरूर आशीर्वाद देगा, ये वी.डी. शर्मा भरोसा जता रहे हैं। इधर डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जैसी डेट्स आई उसके बाद क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 3 लाख मतदाता सम्मिलित होंगे, जिसमें 18 लाख मतदाता ऐसे होंगे जो पहली बार चुनाव में मतदान के लिए आगे आएंगे। ऐसे 18 लाख नए मतदाता होंगे। और प्रदेश में सभी से मैं आह्वान करता हूं कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में। और अभिषेक जी हमारे साथ है, छत्तीसगढ़ से लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और बात कर लेते हैं आप दूसरे फेज की, क्योंकि दूसरा चरण जो है 17 तारीख को होना है और सीटें हैं यहाँ पर 70 जहाँ पर चुनाव होना है। बीजेपी की हम अभिषेक जी बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि बीजेपी में कुछ ऊहापोह की स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर एक टिकट पाने के लिए कई सारे दावेदार मैदान में खड़े हैं। हालांकि हमने ये भी देखा कि जब नतीजे पिछली बार के आए थे, उसके बाद से 4 साल तक बीजेपी को जिस जोश के लिए जाना जाता है वो उस पर नजर नहीं आया। लेकिन बीते 6 महीने से बीजेपी में एक अलग सा स्पार्क भी नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, सही बात है पुनीत की बीजेपी पिछले 4 साढ़े 4 साल उसमें वो करंट नज़र नहीं आया, लेकिन पिछले 6 महीने से देखा जाए, बल्कि 2023 से कहा जाए, तो बीजेपी ने इस गैप को बहुत तेज़ी से यहाँ पर फिल किया है। लगातार कई सारे उनके बड़े नेताओं के दौरे यहाँ पर हुए। खुद अमित शाह लगातार जब यहाँ पर सक्रियता बनाए हुए थे, उसके बाद ओम माथुर यहाँ के प्रभारी बना दिए गए, मनसुख मांडविया यहाँ पर सह प्रभारी बना दिए गए। तो बहुत सारे बड़े नेताओं के जब हाथ में ये कमान दी गई, उसके बाद से उन्होंने शुरुआती तौर पे कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का काम किया। तो ये तेज़ी बीजेपी में पिछले 6 महीने में ज़रूर दिखी है। खुद अमित शाह निगरानी कर रहे हैं, लगातार कई दौरे वो यहाँ पर कर रहे हैं और सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं। तरह तरह के कई बड़े आंदोलन उन लोगों ने खड़े किए, अध्यक्ष बदल दिया गया, नेता प्रतिपक्ष बदल दिया गया। तो पूरी तरीके से एक तरीके से बीजेपी को पूरा वहाँ पर शीर्ष नेतृत्व बदल दिया गया उसका। तो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी यहाँ पर पिछले 6 महीने में दिखा है। और बीजेपी कम से कम कार्यकर्ता लेवल पे कई आंदोलन को उसने यहाँ पर खड़ा किया है। और यही वजह है कि बीजेपी आज की डेट पे अगर हम कहा जाए तो लड़ने की स्थिति में इस वक्त खड़ी है छत्तीसगढ़ में, और कांग्रेस को कड़ी टक्कर यहाँ पर दे रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से हम बात करें पुनीत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मोर्चा संभाले हुए हैं। अपनी भेंट मुलाकात के जरिए पूरा प्रदेश के जो विधानसभा है वो नाप चुके हैं और रैलियां भी लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस का संकल्प शिविर चल रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनका ही चेहरा है जिसके नाम पर कांग्रेस चुनाव मैदान में जा रही है। 2 चीजें आपसे मैं समझना चाह रहा हूं। जब तारीखों का ऐलान हो गया है तो वोट यहाँ पर मांगे। जब तारीखों का ऐलान हो गया तो मैं आपसे 2 चीजें समझना चाह रहा हूं। एक तो मुद्दे किन पर चुनाव लड़ने की तैयारी है दोनों राजनीतिक दलों से और की तरफ से, और दूसरा कि ओवर कॉन्फिडेंस किस में नजर आ रहा है।
देखिए ये एक अच्छी बात है कि ओवर कॉन्फिडेंट तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसा आपने भी कहा और हम ग्राउंड लेवल पर भी देखा, बीजेपी ने पिछले 6 महीने में अच्छा गेन किया है और उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा है। तो ओवर कॉन्फिडेंस की जगह तो ना कांग्रेस के पास बचती है ना बीजेपी के पास बचती है। नहीं, 75 की बात कही थी ना, कांग्रेस कह रही है कि इस बार 75 पर दलों की कोशिश है। नहीं, दावे लगातार पुनित हो रहे हैं, दावे लगातार हो रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी बड़े बड़े दावे हो रहे हैं 75 प्लस के, और बीजेपी भी बहुत, हालांकि बीजेपी की तरफ से इस बार कोई फिगर आया नहीं क्योंकि पिछली बार उनका हाथ जल गया था 65 पार वाले नारों को लेकर, इसलिए बीजेपी ने फिगर को लेकर कोई यहाँ पर नारा इस बार नहीं दिया है। तो इसलिए कम से कम ओवर कॉन्फिडेंस का सवाल दोनों ही तरफ से नहीं, क्योंकि अपराजिता पांडे कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलते हैं। अभिषेक जी, आपको रोकना चाहेंगे। अपराजिता जी, बहुत बधाई आपको। अब तो तैयारी शुरू हो गई होगी, लेकिन लिस्ट अभी तक आई नहीं, तारीखें आ चुकी हैं, लिस्ट कब आएगी? क्या सबकी तैयारी हो गई है? क्योंकि एमपी में तो यह कहा जा रहा है कि हमने सबको बोल दिया जिसको चुनाव लड़ना है। बिल्कुल निश्चित तौर पर तैयारी पूरी है। जय जय कमलनाथ, तय है कमलनाथ। मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में भी कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी के विजन को चुना था। अब आप रीरन देखेंगे, क्योंकि ये चुनाव जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। हर एक तबका, हर एक वर्ग आज इतना आक्रोशित है। महिला के पास सुरक्षा नहीं है, किसान के पास आमदनी और सम्मान नहीं है, युवा के पास रोजगार नहीं है। तो इस चुनाव में हर वर्ग ने यह सोच लिया है कि 18-19 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत करना है। नहीं, लेकिन आप कह रही हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमारे पास केंद्रीय मंत्री हैं जो चुनाव लड़ेंगे, और एक नहीं कई सारे, और अभी तो लिस्ट और आनी बाकी है। तो हमारे पास केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे पास सांसद हैं, हमारे पास महासचिव हैं मैदान में। देखिए, जब रामायण में रावण को अपनी हार का आभास होने लगा था, तो उसने दुर्योधन, मेघनाथ, सारे वीर योद्धाओं को रणभूमि में उतार दिया था। भारतीय जनता पार्टी तो मध्य प्रदेश में पहले ही चुनाव में हार मान चुकी है। पीयूष गोयल जी आके कहते हैं शिवराज सिंह चौहान जी हमारा चेहरा ही नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि 18-19 साल का इतना कुशासन है कि आपको केंद्र से लोग मंगवाने पड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में? क्यों? क्या हुआ कि मामा का कुशासन इतना है कि आज आप उनके चेहरे पर चुनाव तक नहीं लड़ सकते? नहीं, लेकिन और भी बड़े नाम तो हैं, जनता बहुत जागरूक है, और भी बड़े बहुत समझदार है। सिंधिया साहब हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, बड़े बड़े नाम हैं। बीजेपी में नामों की कमी थोड़ी है। देखिए, अब बड़े नाम हो, कोई भी नाम हो, मध्य प्रदेश की जनता अब मन बना चुकी है कि बहुत प्यार से भारतीय जनता पार्टी की विदा करेगी मध्य प्रदेश में। क्योंकि टेलीविजन पॉलिटिक्स जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी करते, जो धरातल पे कुछ बदलता ही नहीं मध्य प्रदेश में, वर्सेस जो विजन वाली पॉलिटिक्स कमलनाथ जी है, जिनका हर एक वर्ग के लिए एक स्पेशल फोकस है, विजन रहा है, तो ब्रांडिंग तो आप करेंगे, ब्रांडिंग तो आप करेंगे। लेकिन जमीनी स्थिति की अगर बात कर ली जाए, आपने कहा कि हम लाडली बहनों को इतना पैसा देंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना लॉन्च भी कर दी, उनके खातों में डालना भी शुरू कर दिए। फिर आपने कहा कि गैस सिलेंडर, उन्होंने उसको भी कर मारा। अभी तो कंपटीशन ऐसा चल रहा था कि हम ये देंगे तो तुम क्या दोगे बताओ। तो ऐसा लग रहा था कि क्या क्या मिल जाएगा। जनता जो है वो दोनों पर वारी वारी जाएगी, दोनों ही दलों पर। लेकिन सवाल यह है कि जिसको जो मिलने लग गया है, आप तो कह रहे हैं कि हम करेंगे, उन्होंने तो कर दिया। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, अभी भी जो हो रहा है, कमलनाथ जी अपने विजन से कुछ चीज अनाउंस करते हैं, फिर क्या देखते हैं हम कि शिवराज सिंह चौहान जी उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं, हाफ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बट कमलनाथ जी से कैचअप ही नहीं कर पा रहे हैं। एक होता है विजन और एक होता है नकलची बंदर कि हम कॉपी पेस्ट करके अनाउंस करते जाए। चुनावी साल में जब आपको इतनी सारी बातें कमलनाथ जी के कहने पर अनाउंस करनी पड़ रही, तो सोचिए जब कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो जनता का कितना फायदा होगा, जनता का कितना अपलिफ्टमेंट होगा, कितना सशक्तिकरण होगा। देखिए,
चुनावी बजट हाल ही में आया था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें महिला सुरक्षा के लिए, विमेन सेफ्टी के लिए एक भी प्रावधान, एक भी प्रोविजन नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आपने कहा ना अभी गैस सिलेंडर की बात हो रही थी, कितने लोगों को गैस सिलेंडर 450 में मिले, लिस्ट भारतीय जनता पार्टी जारी कर दे, हम देख लेंगे कि अभी तक कितनी गारंटियां कंप्लीट हुई हैं। मैं आपको वास्तविकता ठीक है, आप वास्तविकता बता रही हैं। आपके आंकड़े कांग्रेस की तरफ से लगातार जारी होते हैं, बताती है कांग्रेस की भाई असल में फायदा कितनों को होगा। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा जब तारीखें आई उनकी तरफ से उनका रिएक्शन जो है वो सुनाना जरूरी है, पहले सुनवा देते हैं। सरकार बनाते हैं, चुनी हुई सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। ये चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे, और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो, ये मेरी सबसे अपील है। जो मध्य प्रदेश बना है, लगातार इस दिशा में काम करते हुए हमारी सरकारों ने जो काम किया है, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं आगामी आने वाला चुनाव जो विकसित मध्य प्रदेश बन रहा है, वो विकसित मध्य प्रदेश अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। ये इस चुनाव में जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को मैं आज आपके माध्यम से जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कि लोकतंत्र का पर्व 17 तारीख को हमारे बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीख घोषित की है, तो पूरी जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को विकास और गरीब कल्याण के लिए जरूर हमें आशीर्वाद देगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 3 लाख मतदाता सम्मिलित होंगे, जिसमें 18 लाख मतदाता ऐसे होंगे जो पहली बार चुनाव में मतदान के लिए आगे आएंगे। ऐसे 18 लाख नए मतदाता होंगे। और प्रदेश में सभी से मैं आह्वान करता हूं कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में तो तमाम राजनीतिक दल जो हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना आपने, और हमारे साथ 2 खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपराजिता पांडे जी और गुंजन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और सुधीर जी भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनके पास भी चलेंगे। गुंजन जी, मैं आपके पास आता हूं। ये दावे लगातार हो रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि नकलची बंदर, ये मेरे शब्द नहीं है, अपराजिता जी ने कहा है कि नकल कर ली गई, और नकल करके और जो वादे कमलनाथ जी ने किए वही के वही शिवराज सरकार जो है उसने पहले ही पूरा कर दिया। देखिए, मैं आप ही की बात सबसे पहले दोहराना चाहूंगी कि दावे करना एक अलग बात है और जमीनी तौर पर उसको लागू करना एक अलग बात है। लाभ किसने दिया हमें ये देखना है, जनता तक उस स्कीम को किसने पहुंचाया हमें ये देखना है। और ये कोई चुनावी दावे नहीं है, ये जमीनी तौर पर आज से नहीं हो रहा है, ये 18 वर्षों से हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2006 में सबसे पहले मध्य प्रदेश में जब वो आए, उन्होंने सबसे पहला अपनी लाडली बच्चियों के लिए सोचा, उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आए। आज 45 लाख से ऊपर बच्चियों को उसमें लाभ मिला है। आज 13 लाख से ऊपर बच्चियों को उसमें स्कॉलरशिप मिली है। उसके बाद अगर हम देखें, लाडली बहना योजना लेकर आए, 125 करोड़ महिलाओं के खाते में इस समय 5000 करोड़ से ऊपर की धनराशि पहुंच चुकी है। ये सिर्फ वादे नहीं है, ये सिर्फ ये जमीनी तौर पर काम हुआ है, उनके खाते में पैसे गए हुए हैं। अगर आप देखें, आरक्षण की मैं बात करूं, 50% आरक्षण शिक्षक भर्ती में दिया,
50% आरक्षण पंचायती चुनाव में दिया, 30% आरक्षण पुलिस में दिया महिलाओं को, अब 35% आरक्षण गवर्नमेंट जॉब्स में दिया। ये किसने दिया? ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अगर मैं महिलाओं की बात करूं, सेफ्टी की ये हर बार क्वेश्चन उठाते हैं, सेफ्टी की बात करूं तो मध्य प्रदेश पूरे देश में एक पहला राज्य है जिसने छेड़खानी के मामले में महिलाओं से डेथ पेनल्टी की सजा का प्रावधान किया है, कानून बनाया है। आज महिलाएं सेफ है, वो मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से सभी राज्यों में सरकार बनाएंगे, भारी बहुमत से सभी राज्यों में सरकार बनाएंगे। जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, चुनाव की तारीखों के ऐलान पर जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है और कहा है कि इसके लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी जो जनता की उम्मीदें हैं। चुनाव आयोग के द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत बीजेपी अध्यक्ष कर रहे हैं और चुनाव आयोग के द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी जो है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वो एक बड़ी जीत हासिल करेगी। और चलिए एक बार फिर से चलते हैं अपराजिता जी के पास, लेकिन उसके पहले गुंजन जी हमारे साथ लगातार बने। गुंजन जी, आपने बहुत सारी बातें इसमें जोड़ी हैं जी, और मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि पिछली दफा नारा था आपकी बार 200 पार, आपने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीजें गिनाई, इस बार नारा नहीं आया। देखिए, नारा लगाना एक राजनीति का एक तौर तरीका है। हम नारे से नहीं काम करते, हम काम से मतलब रखते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए, हर एक क्षेत्र में काम किया है, हर एक वर्ग के लिए काम किया है और हम काम करने के लिए तत्पर हैं और आगे भी निरंतर काम करने में यकीन रखते हैं। चुनाव हमारे लिए कोई राजनीति करना, शासन करना, सत्ता करना या कुर्सी का मुद्दा नहीं है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सामूहिक रूप से एक वैसा अवसर है जहां हम जनता के बीच जाते हैं, जनता की सेवा करते हैं और सामूहिक रूप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने, अपराजिता जी ने सवाल उठाया था कि बड़े बड़े मंत्री क्यों हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा कार्यकर्ता हो या मंत्री, सबकी एक समान जगह है, सबकी एक समान जगह और सब कार्यकर्ता हैं। सुधीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुधीर जी हमारे संपादक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सुधीर जी, आप भी सुन रहे होंगे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दावे हैं। इस बीच ये तारीख तो आ गई, तारीख आ गई और अब से, आज से जैसी तारीख आई है उसके बाद से बिल्कुल माहौल बदल जाने वाला है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में किन मुद्दों पर चुनाव इस बार होने वाला है, बीजेपी कांग्रेस कौन कौन से मुद्दे इस बार उठाने वाले हैं, क्या ये योजनाएं जिसका हम अभी चर्चा कर रहे थे ये भी शामिल रहने वाली? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश का चुनाव, इस बार जो चुनाव होने वाला है वो कहीं ना कहीं अब तक जो भी चुनाव हुए उनसे किसी न किसी मायने में अलग चुनाव होने वाला है। जहां तक सवाल योजनाओं का या मुद्दों का सवाल है, तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई चुनाव का वक्त आता है तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये ऐसे कई मुद्दे होते हैं जो कॉमन आप मुद्दे बोल सकते हो। लेकिन जिस तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश में आई है, खासतौर से हम महिलाओं की बात अगर करते हैं, तो एक बात और है, इस चुनाव को आप इस नजरिए से देखिएगे कि ये पिछले 5 साल में दोनों ही सरकारों के आकलन का चुनाव है। 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, 3.5 साल बीजेपी की सरकार रही है। तो शायद ये एक दुर्लभ संयोग है कि ये जो 5 साल का कार्यकाल है, ये दोनों सरकार को कसौटी पे परखने का एक तरह से मौका लेकर आया ये वाला चुनाव जो है उसमें। जहां तक मुद्दों का सवाल है, मुद्दे रहेंगे, बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, भ्रष्टाचार का, महंगाई का रहेगा। क्योंकि आप एक चीज को बारीकी से हमको समझने की आवश्यकता है कि जब हम राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो मुद्दे अलग हो जाते हैं, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग रीजन के अलग अलग मुद्दे होते हैं। महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही सरकारों का जो फोकस है वो महिलाओं पर रहा है। चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, लाडली बहना योजना की बात करें, जो 1000 रुपए महीना शिवराज सरकार ने शुरू किया था वो 1250 रुपए महीना हुआ है। उसी के जवाब में कांग्रेस ने भी 500 रुपए में सिलेंडर और महिलाओं को जो अकाउंट में पैसे देने की बात की है। एक अच्छी चीज, बड़ी चीज है जिसको आप रोचक चीज कह सकते हैं, नवरात्रि आने वाली है, मां शक्ति की आराधना का पर्व है। ऐसे में जो स्त्री शक्ति है वो इस चुनाव में निश्चित तौर पर बहुत ताकतवर रहने वाली है, क्योंकि पिछले 15 साल में आप देखेंगे तो यहां पर महिला मतदाताओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। तो कहने कहीं शक्ति की जो आराधना का पर्व रहेगा वो चुनाव के लिहाज से भी महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में मध्य प्रदेश में ज्यादा बढ़ी है। ऐसे में इन योजनाओं का असर कहने के जरूर देखने मिलेगा। पुनीत, ठीक है, ठीक है। ये एक चीज और दिलचस्प, ये मध्य प्रदेश के इतिहास से दिलचस्प है। सरोज पांडे कुछ कह रही है, पहले वो सुनते हैं फिर बात करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होगी, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और हम छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पूर्व की भांति फिर से एक बार काम पे लगेंगे। और मैम ये भी माना जाए कि अब सूचियां भी जल्दी आएंगी, बाकी जो बचे हुए नाम? निश्चित तौर पे हमारी सूची अब आने ही, हम लोगों ने एक सूची घोषित कर दी है और हमारी लगातार परिवर्तन यात्रा हम समापन पे रहा और परिवर्तन यात्रा का बहुत अच्छा प्रतिसाद हम सभी लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने यात्रा के साथ साथ बाकी कार्यक्रमों को लेकर भी हम जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे रैलियाँ करी जो बेहद सफल रही हैं, लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है और हम बेहद मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब लड़ने जा रहे हैं, सुधीर जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। और सुधीर जी, मैं ये बात कर रहा था कि पिछला 2018 से पहले मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में चुनाव, मध्य प्रदेश की राजनीति बहुत अलग किस्म की थी, लेकिन 2018 के बाद से मध्य प्रदेश की सियासत में जो बदलाव हुआ, जो उपचुनाव हुए, खासतौर पर 28 जो बगावतें हुई, इसके बाद से मध्य प्रदेश की सियासत में, उसकी फिजा में बहुत बदलाव आया है। कैसे समझ रहे हैं इसे? देखिए, जब भी चुनाव का वक्त होगा तो आप इसको ऐसे भी मानिए कि जब जब भी चुनाव का वक्त होता है तो राजनीति कई करवटें बदलती हैं। और अभी तो मध्य प्रदेश का जो चुनाव हुआ है, चाहे वो बीजेपी की दोनों लिस्ट की हम बात करते हैं, जो 2 लिस्ट इन्होंने उम्मीदवारों की जारी की उनकी बात करें, या फिर कांग्रेस की आने वाली लिस्ट की हम बात करते हैं, तो ये तो समझना होगा हमें कि जैसे जैसे अब चूंकि आचार संहिता की घोषणा हो गई है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश की राजनीति कई करवटें बदलेंगी। आपने 2018 की बात की, 18 के जो नतीजे आए थे उसके बाद कुछ बगावतें हुई, फिर 2020 में जो चुनाव हुए, 28 सीटों के जो चुनाव हुए थे, वहां पर 22 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और अपनी सरकार वापस वो लौटी थी। लेकिन अब जो चुनाव होने, कहीं ना कहीं उम्मीदवारों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, पार्टियों पर जो चीजें हैं वो निर्भर करेगी, लेकिन जो उम्मीदवारों को टिकट जो वितरण होगा, टिकट का जो बंटवारा, वो कहने के बहुत मायने रखेगा। और जिस तरीके से ये चुनाव जा रहा है, जो दिशा ये चुनाव पकड़ेगा, जो रफ्तार इस चुनाव की देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी इसमें किसी भी तरह से कोई न कोई जरा सी भी चूक या जरा सी भी लापरवाही नहीं करना चाहेगी। तो ऐसे में अब यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो अब उम्मीदवारों की घोषणा क्या होती है, इसके अलावा जो असंतुष्ट लोग रहेंगे, जो चाहते थे कि उनको टिकट मिले, और अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो दोनों पार्टियों के सामने ये बड़ी चुनौती रहेगी कि उनको कैसे मनाया जाए, बागी होने से उनको कैसे रोका जाए। क्योंकि एक चीज और समझनी होगी कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी जो है वो भी अब एंट्री करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं पहले भी आम आदमी पार्टी ये घोषणा कर चुकी है कि दोनों पार्टियों से जो नाराज लोग रहेंगे, जो असंतुष्ट लोग रहेंगे, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उनको टिकट देकर अपने पाले में जोड़ सकती है। ठीक है, अपराजिता जी के पास जाते हैं। अपराजिता जी, नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। ओतप्रोत सर, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं सर, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अब आप ही होंगे अगले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो कहे वो करना चाहिए, इस सिद्धांत को मानता हूँ। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। सर, बीजेपी ने तमाम मंत्रियों को उतारा है, एमपीज को उतारा है, कांग्रेस का कहना है क्योंकि थोड़ी डरी हुई है बीजेपी, इस कारण दिग्गज नेताओं को उतारा गया है चुनाव में। कांग्रेस अपना डर और अपने भय को ऐसा कहकर प्रकट करने का प्रयास करती है। सर, कितनी सीटों पे जीत की दावा कर रहे हैं? स्पष्ट बहुमत। सर, एक आगे सवाल, जाति समीकरण को कितना महत्वपूर्ण आप लोग मान रहे हैं इस चुनाव में? इस बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित, कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। हम विकास और मुद्दों पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव पूरे देश में लड़ते हैं और जनता की प्राथमिकता विकास ही है और जन कल्याण है, और उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और विजयी होंगे। सर, कुछ नेताओं की नाराजगी भी सुनने में आई थी कि उन्हें टिकट दिया गया है, वो नाराज थे कि उन्हें असेंबली लड़ाई जा रही है। नहीं, आप मध्य प्रदेश आइए, फिर बात करेंगे डिटेल। नहीं, कह रहे थे आप भी नाराज, आप तो नाराज नहीं है? नहीं, मैं कोई नाराज, मतलब पार्टी जो बोलेगी वैसा ही करेंगे। मैं क्यों नाराज, मेरे नाराज होने का सवाल है।
नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। मध्य प्रदेश आइए फिर बात करेंगे। अक्षत शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षत जी, चर्चा में आपका भी बहुत स्वागत है। अब तो चुनावी बेला शुरू हो गई है और लोकतंत्र का जो जिसे हम महापर्व कहते हैं वो शुरू होने वाला है। तैयारियां हर तरफ से शुरू होने वाली है। कितना दिलचस्प ये रहने वाला है और क्या बदलाव इस बार देखने वाला है? 2018 की जो छाया, 2018 के बाद जो कुछ हुआ उसका असर, छाया कुछ न कुछ नजर आएगा 2023 में क्या? चुनावी रणभेरी आज चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणा के बाद में बच चुकी है और दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। सिर्फ इंतज़ार पितृपक्ष के ख़त्म होने का है। जैसे ही ख़त्म हो तो कांग्रेस भी अपनी सूची जारी कर देगी और भारतीय जनता पार्टी के भी जो बचे हुए प्रत्याशी हैं उनकी सूची भी हमारे सामने आ जाएगी। निश्चित रूप से बहुत रोचक और सब बड़ा सभी लोगों के लिए, राजनीतिक पंडितों के लिए बड़ा एक रोचक चुनाव होगा ये वाला। इसमें पहले जो 28 विधायक जो कांग्रेस के टूट कर आए थे उसके बाद जो परिस्थितियां बनी उनकी क्या अब स्थिति वहाँ रहने वाली है, खास करके चंबल क्षेत्र में, उसको देखने के लिए सभी लोग, उसके परिणाम को देखने के लिए सभी लोग अपनी लालायित हैं कि क्या चुनावी ऊँट किस करवट वहाँ पर बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लगभग 79 प्रत्याशी अपने घोषित करके कुछ बढ़त हासिल करने का प्रयास किया है और यहाँ पर कांग्रेस किस तरह से अपने चुनाव उम्मीदवारों का चयन करती है उस पर निर्भर करेगा। सारा दारोमदार इस पर रहेगा कि जब चुनावी प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे उसके बाद जो स्थिति बनती है, कई दोनों ही पार्टियों में कुछ असंतोष के स्वर उभरते हैं और आपने जैसा बताया कि आपने तो ये घोषणा भी कर दी है कि जो असंतुष्ट होंगे हम उनको अपनी तरफ से टिकट देंगे। तो उस डैमेज को किस तरह से कंट्रोल करती है दोनों पार्टियां, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में मात्र 5-4 सीटों का ही अंतर रहा था। तो और वो भी उसमें जितना डैमेज जिन लोगों ने पार्टी के ही जो लोग विरोध में खड़े हो गए थे वो निर्णायक वोट उस समय साबित हुए थे। तो अब निश्चित रूप से जिस तरह से दोनों ही पार्टियां अपने हालांकि भविष्य के गर्त में बहुत साफ तौर पर सामने नहीं आ रही है। ठीक है, कुछ रिएक्शन पहले सुनवा देते हैं क्योंकि जैसी तारीखें आई तो रिएक्शन आने शुरू हो गए, तो रिएक्शन सुनवा देते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को जारी रखेंगे। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ हमारी तैयारी है। हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जल्दी आने वाली है, बताएंगे आपको जो भी हो। आज चुनाव की तिथि, चुनाव के उत्सव, प्रजातंत्र के सबसे बड़े उत्सव की घोषणा का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम स्वागत करते हैं। 5 राज्यों के ये चुनाव भारत में एक नया इतिहास रचेंगे। ये इतिहास रचेंगे प्रजातंत्र विरोधी, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ, जिन्होंने भारत के संविधान, भारत के दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, उनकी जिंदगियों को दूभर बना दिया है, बेबस और बेहाल आम जनता को बना दिया है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से। इन 5 राज्यों के लोग अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार कर साबित करेंगे कि 2024 के अंदर एक बड़ा बदलाव देश में आए। सब अपना ताकत आजमाएंगी और मैं आज भी कह रहा हूं और मैं पहले भी ये बात को रिपीट कर रहा हूं, कोई समझे या ना समझे, ये चुनाव नए युवकों का चुनाव है, युवा चुनाव। ठीक है। Their UP government doesn't purchase paddy on minimum support price. So paddy there would be about 1200 rupees a quintal. In Chhattisgarh this year we'll be purchasing it at 17 rupees short of 2800 rupees a quintal. So Omji should keep that in mind. I think he has that a lot in mind. They're trying to say we are doing it, we are doing it. They're not doing it in Gujarat, they're not doing it in Uttar Pradesh, but they're doing it in Chhattisgarh. The only state in the country where the government of India is doing that, they claim, is Chhattisgarh, where they don't contribute half a paise, but they want to try to, take over
the Chhattisgarh जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की इकाई आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूपेण तैयार है। ये सबको पता था कि चुनाव इस माह में होने वाले हैं। 7 और 17 तारीख हमको मिली है। हम पूर्ण रूपेण तैयार हैं, पार्टी मैदान में उतर चुकी है और हर दृष्टि से चुनाव की तैयारी में हम लगे। और चलिए चर्चा को बढ़ाते हैं आगे, और मनीष गुप्ता जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मनीष जी से ही सवाल कर लेते हैं। मनीष जी, अभी हम उप मुख्यमंत्री जो हैं उनको सुन रहे थे, टीएस बघेल, उनकी तरफ से कहा गया था, मुझे याद है कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि इस बार हम छत्तीसगढ़ में 75+ जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, स्थिति डावाडोल है। और जब ये इस तरीके के बयान आते हैं, अब तो तारीखें आ गई हैं, क्या कांग्रेस को अंदर ही अंदर कुछ डर या भय सताने लगेगा क्या, इस तरीके की जो परिस्थिति पार्टी के अंदर बन रही है? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से जातिगत गणना का खेल, जातिगत सर्वे का खेल कांग्रेस ने खेल दिया, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि लाइन खींच दी है, अब जातिगत राजनीति की बात होगी। तो कहीं ना कहीं अगले चुनाव के होने तक क्या कांग्रेस इस बात को एक्सप्लेन कर पाएगी कि जातिगत गणना से, जातिगत आंकड़ों के सर्वे से और जातियों के 3% के 3.5% हो गए, 18% के 19% हो गए, या 20% वालों के 22 हो गए, या 20% वालों के 18 हो गए, इससे देश को या उन जनता को कैसे लाभ होने वाला है? जो पिछड़े 18% है, अगर वो 19% है तो उनको लाभ कैसे होगा? क्या आप रिजर्वेशन में कोई चेंज करा पाएंगे? मुझे लगता है कि अगले 20 सालों तक कोई लाभ की स्थिति बनेगी, ऐसा संभव नहीं दिखता। ऐसे में जातिगत सब मुद्दों को छोड़कर जाति पर जो कांग्रेस खेल रही है, कहीं ना कहीं उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। नहीं तो प्रियंका आई और उन्होंने कहा कि जैसे बिहार में हुआ वैसे छत्तीसगढ़ में करवाएंगे, सरकार तैयारी भी शुरू कर दी थी। मैं वही कह रहा हूं ना, तो ये एक जिस मुद्दे को लेकर खेल रहे, ये मुद्दा उनको पटका नहीं देने वाला है, क्योंकि मुद्दा वाइब्रेंट तो करता है लेकिन सॉल्यूशन नहीं देता। भाई, इसमें किसी को कैसे लाभ मिलेगा ये बताएं। क्या आप 60% के रिजर्वेशन की लिमिट को बढ़ाने वाले हैं? आप इतना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि क्या जातियों के अंदर जिन लोगों को लाभ मिल गया उन लोगों को लाभ दोबारा ना मिले, उपजातियों के अंदर रिजर्वेशन की लिमिट कोई फ्रीज हो। तो जाति के जिस मुद्दे पर ये खेल रही है, भाजपा उसका काउंटर विकास के साथ कर रही है। और जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक तरफ विकास पर काम, लगातार नए इनॉग्रेशन और नई शिलान्यास हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर अटैक हो रहा है, एक नए भारत में नया विजन देने का जो प्रयास बीजेपी कर रही है, मुझे लगता है कांग्रेस को कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी इस पर। ठीक है, मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो अपना ही जो उसने दांव चला है, कहीं ना कहीं वो फायर बैक न कर जाए, ऐसा मुश्किल ना हो जाए। समझते हैं अपराजिता जी से कि ये क्या कांग्रेस के लिए मुश्किल है? CWC की बैठक हो रही है, क्या इस मामले पर भी चर्चा तो नहीं हो रही है? अपराजिता जी फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करिएगा, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई आपकी। जी, CWC की बैठक हो रही है और ये जो आपने जातिगत जनगणना की जो बात छेड़ दी है, क्या अपनी ही चीजों में कांग्रेस उलझने वाली तो नहीं है कहीं? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, हमेशा से एजेंडा हम सेट कर रहे हैं, काम भी हम करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति चाहती है। आज तक किसी भी वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर मध्य प्रदेश में काम किया होता तो क्या चुनाव जब नजदीक आते हैं तभी सारी घोषणाएं करने की जरूरत करनी पड़ती? नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना पर बात रखिए ना, टोटली फेल है। छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में ऐलान कर दिया, प्रियंका पहुंची थी, उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना करवाएंगे जैसे बिहार में हुई। इस पर क्या मध्य प्रदेश में ये कोई नहीं, कांग्रेस का मध्य प्रदेश में स्टैंड है कि नहीं ये वाला? देखिए, पूरे देश में एक्सरे कराएंगे और कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक जाति समाज को उसका हक मिले, उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लोगों को हमेशा से नीचे रखती है, आगे बढ़ने का मौका नहीं देती। कांग्रेस पार्टी की ये विचारधारा नहीं रही है। और अभी गुंजन जी कुछ बातें कर रही थी तो मैं आपको उनका सवाल मनीष जी सवाल कर रहे हैं, बेनिफिट कैसे दिलाएंगे? जी, पहले मैं कोई फ्रेमवर्क है
कि ऐसे दिलाएंगे या सिर्फ जातियों के ऊंचे नीचे को उठा दें। कांग्रेस की नीति थी हम दो हमारे दो, पर बच्चे कम पैदा करो, जनसंख्या कम होनी चाहिए। आप मैसेज तो आप ये दे रहे हैं हर जाति को, कह रहे हैं आपकी जाति की जनसंख्या कम होगी तो आपका बेनिफिट घट जाएगा। हर जाति के पास आज ये ग्राउंड पे मैसेज है कि बच्चे कम से कम 3 पैदा करो। क्या ये देश के विकास में कांग्रेस अवरोध पैदा नहीं कर रही है? देखिए, मैं आपको सर एक ही चीज कहूंगी, आप थोड़ा सा विषय पर ध्यान से उसके बारे में सोचेंगे तो आपको तर्क समझ में आ जाएगा। हर जाति को, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देगी कांग्रेस पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी और आपको ये नहीं चाहिए तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। कैसे? जनता भारतीय जनता पार्टी के आज खिलाफ है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी गुंजन जी कह रही थी कि हर नेता का, हर कार्यकर्ता का भारतीय जनता पार्टी में सम्मान है। अरे इतने सालों से जो मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज जी, आज उन्हीं की पार्टी में उनका सम्मान नहीं है। उन्हें चेहरा घोषित करने को भारतीय जनता पार्टी डर रही है। यशोधरा राजे जी, यशोधरा राजे जी, हम जनता के सवाल सुनते हैं और किसी के नहीं। जनता की बात सुनते हैं हम, मन की बात करने वालों में से नहीं है गुंजन जी। चाहे आपको कितना भी बुरा लगे, पर जनता से छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। छत्तीसगढ़ में इस मामले को समझ लेते हैं। अभिषेक जी, प्रियंका आई थी, उन्होंने कहा कि हम जैसा बिहार में हुआ है वैसा ही जातिगत जनगणना कराएंगे, ये उन्होंने ऐलान कर दिया। उसके बाद वहां पर क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि हम मध्य प्रदेश से जब इस मामले में सवाल कर रहे हैं तो बहुत नपी तुली, बहुत प्रतिक्रिया जो है वो ऐसी है कि कोई पकड़ भी ना सके उसको किसी तरफ से भी। देखिए, जातीय जनगणना जब बिहार में सामने आई उससे पहले से ये बात छत्तीसगढ़ में भी जातीय जनगणना की आती रही है। मुख्यमंत्री खुद इस बात का जिक्र कई बार कर चुके थे। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने इस बात को कई बार कहा था, लेकिन प्रियंका ने एक बड़े मंच से बिहार के बाद ये मांग कहा जाए एग्रेसिवली बहुत तेज हो गई है। और छत्तीसगढ़ में प्रियंका ने कांकेर में इस बात का ऐलान भी कर दिया कि जातीय जनगणना छत्तीसगढ़ में कराई जाएगी। और सरकार ने भी इस बात का जिक्र किया कि जातीय जनगणना छत्तीसगढ़ में कराई जाएगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी कहा कि सरकार 4-4.5 साल क्या कर रही थी, अब चुनाव आ रहा है तो उसे जातीय जनगणना की याद आ रही है, जातियों की याद आ रही है। सीधे तौर पे उन्होंने इसे वोट बैंक से यहाँ पर जोड़ा है। तो फिलहाल पुनीत कहा जाए सियासी जुमलेबाजी यहाँ पर हो रही है। नहीं, इस पिच पर दोनों दल खेलेंगे क्या इस चुनाव में? फिलहाल इस चुनाव में इस पिच पर दोनों दल खेलेंगे क्या? बिल्कुल खेला जाएगा, क्योंकि देखिए ये बात बिहार के बाद जिस तरीके से उठी है तो छत्तीसगढ़ में भी बार बार ये मुद्दा सामने आएगा। कांग्रेस ने जातीय जनगणना की बात कहकर माइलेज लेने की भी यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है, तोड़ क्या है? बीजेपी से जानते हैं ना, गुंजन चौकसे जी हमारे साथ जुड़ी हुई है भोपाल से। तोड़ क्या है इसका गुंजन जी? बीजेपी के पास क्या तोड़ है? देखिए, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगी, मनीष गुप्ता जी ने बहुत ही खूबसूरती से सच्चाई सबके सामने लाके रखी है कि तोड़ भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप से नहीं देती जो कांग्रेस करती है। कांग्रेस सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगा रही क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ करने या कुछ कहने लायक बचा नहीं है, उन्होंने कुछ जनता के लिए किया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ विकास से कर रही है। आप अपना पक्ष, आप अपनी बात नहीं रख रही है। मनीष जी ने तो कहा ठीक है, मनीष जी ने तो कहा ठीक है, लेकिन गाहे बगाहे ठीक है। फिर उन्होंने एक मैसेज भी उन्होंने ये भी कहा, हम दो हमारे दो का नारा था, वो हम दो हमारे ज्यादा 3 इस प्रकार का मैसेज आ रहा। लेकिन ये गाहे बगाहे ये मैसेज तो बीजेपी के नेता भी डर बताकर नहीं दे देते क्या? नहीं, डर बताकर नहीं दे देते क्या? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, इसे कहीं भी विकास का कार्य नहीं करती। इसमें वी.डी. शर्मा सब बड़े-बड़े गेस्ट को बिठाना के अलावा कुछ नहीं करती।
देखिए मैं भारतीय सबसे पहले तो जनता बोलना पार्टी का चाहूंगी कि असली बीच चाल में चरित्र बिल्कुल और चेहरा आप बीच बदला में आपको ना बता बोले, दूं, आपका पूरा गुंजन मौका जी, मिला था आपको बात बात रखने करो का, विकास की, लेकिन बात अगर करो कोई अच्छाई की बात हो ध्रुवीकरण रही का। है तो आपको सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप आरोप लगाना प्रत्यारोप सिखाया गया है, पे, पार्टी ने 18 वही शाम को आपका क्रूज पे है। शो शूट करा आधे आप घंटे का। सरकार में हैं, अपना क्रूज पे रिपोर्ट सब कार्ड बड़े पेश नेताओं को करिए। बिठा के। महिलाओं के लिए क्या देखिए, किया, मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए रिपोर्ट क्या कार्ड किया, बना दिया, किसानों के लिए क्या शरण किया। चौहान को चलिए बोला। ठीक है, हम ठीक है, आशीर्वाद ठीक है, निकालते ठीक हैं, है, ठीक है, ठीक है, निकालते हैं। मनीष गुप्ता जी, मैं आपके पास एक 2018 बार में फिर भी से नहीं दिया मनीष था। जी के पास फिर से चलते 2018 हैं, में भी मनीष जी के जनता पास ने फिर से आपको चलते हैं। आशीर्वाद नहीं मनीष जी दिया था। ये बताइए, हमको याद है पिछली दफा नारा छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने दिया, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दिया, कहा मध्य प्रदेश में अब की बार 200 पार, छत्तीसगढ़ में अब की बार 65 पार, लेकिन छत्तीसगढ़ में मामला उलट हो गया, मध्य प्रदेश में भी सिचुएशन तो वो बनी नहीं। इस बार जब ग्वालियर में बीजेपी की बैठक हुई, अमित शाह आए, लिस्ट आई और बैठक हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 150 सीटें जीत रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की कौन सी स्थिति बता रहा है? मैं समझता हूं कि वो रियलिस्टिक बात करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष इकट्ठा हुआ है, कहीं ना कहीं से विपक्ष अगर इकट्ठा हुआ है तो बीजेपी की चिंताएं बढ़ी तो हैं। एक समय वो था जब राहुल गांधी जी की इमेज उतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज है, और मैं उम्मीद करता हूं अगले 5 साल में वो इतनी शानदार हो जानी चाहिए कि मोदी जी को वो टक्कर दे पाए। तो आज बीजेपी को लगता है कहीं ना कहीं अब चूंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें संदेह 100% है। तो ऐसे में जब उनके पास फेस भी नहीं है, तो ऐसे में वो एक रियलिस्टिक फिगर के साथ आ रहे हैं, ताकि अगर हम कोई बड़ा नंबर डाल दें और उसको अचीव ना कर पाए तो वो बात खराब होती है। कहीं ना कहीं जैसे मोसाद की इमेज खराब हुई ना हमास के अटैक के बाद, तो बीजेपी को लगता है कि जो बोले वो होना चाहिए, वरना इमेज खराब होती है। अगर उन्होंने बोला 150 बोले 155 आए तो मजा है। ठीक है, तो इमेज का मसला है, इसलिए रियलिस्टिक बात 51% वाली बात जो है वो गुजरात से निकलकर सामने आई, मध्य प्रदेश में भी काम हो रहा है और बीजेपी कह रही है कि हम 51% वोट हासिल करना चाहते हैं, वोट शेयर। बहुत बड़ा गैप भरना पड़ेगा, 41% था पिछली बार, इस बार 51%, 10%। चलते हैं, सुधीर दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, बहुत बड़ा गैप भरने का टारगेट है बीजेपी का। देखिए, बिल्कुल जो गैप लगातार रहा है, खासतौर से वोटिंग परसेंट का जो गैप होता है, उस गैप को अगर भरना होगा, बीजेपी हमेशा से या पहले बार से बात करते आ रही है हमेशा से कि उनका इस बार का जो टारगेट है वो 50% से ज्यादा, यानी कि 51% वोट परसेंट का टारगेट बीजेपी इस बार लेके चल रही है। जब भी बीजेपी के नेताओं से हमने बात की, उनसे जब कहा, तो उन्होंने ये कहा कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जब न्यूज 18 के हमारे कार्यक्रम में आए थे, तब उनसे बात हुई थी, तब भी उन्होंने ये कहा था कि हमारा 51% का टारगेट है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, हमेशा चुनावी मोड में रहती है। लेकिन जिस तरीके से वोटर्स की संख्या बढ़ी है, युवा वोटर्स की संख्या बढ़ी है, महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी है, ऐसे में एक एक वोटर तक पहुंच पाना, वोटर तक अपनी योजनाओं को पहुंचाना और अपने इरादों को पहुंचाना, देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमेशा कांग्रेस भी इस बात को लेकर बढ़ती है कि इरादे क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि किस किस चीज को कौन सी पार्टी लेकर पहुंच रही है। तो निश्चित तौर पर यह बात बहुत देखने वाली होगी कि किस तरीके से ये वोटर्स तक पहुंचते हैं और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर वोटर्स ने किस पार्टी को कितना है। हम पहले भी ये कह चुके हैं कि ये दोनों पार्टियों की कसौटी पर कसने का वक्त है। 1.5 साल कांग्रेस का और 3.5 साल बीजेपी के। जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि 5 साल के कार्यकाल में दोनों ही पार्टियां कसौटी पर है। तो जब वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि किसका कितना दम है। ठीक है, किसका कितना दम है। लेकिन इस बीच हमको याद है कि ये जो बीते 5 साल हुए हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने सरकार बना ली, कई सारे बगावत कर गए। इस बीच कोविड भी आया, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, मध्य प्रदेश से होकर भी वो गुजरे। क्या असर, अक्षत जी, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, भारत और वहाँ भारत जोड़ो यात्रा, इधर इंडिया अलायंस, और इंडिया अलायंस भी जो साथ में है, मध्य प्रदेश में वो विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की भी मैं बात कर रहा हूँ। क्या ये लोगों के समझ में आएगा ये सब कुछ साथ साथ एक साथ खिचड़ी जो पक रही है? उसका पहला लिटमस टेस्ट जो है वो मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा इंडिया अलायंस का। यहाँ बल्कि पांचों राज्यों में ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें जिस तरह से पहले सभी एक मंच पर आए थे और उसके बाद जो विरोधाभास खड़े हुए हैं,
पिछले दिनों संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, उस पर कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया, तो उस पर भी आप जो है वो अपनी खासी नाराज़गी व्यक्त कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में भी यहाँ कांग्रेस और टीएमसी के बीच में स्थानीय स्तर पे जो मतभेद हैं वो उभर के सामने आए हैं। तो ये इंडिया अलायंस के लिए भी एक कसौटी होगी और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के चुनाव जो हैं वो यहाँ पर राहुल गांधी की जो यात्रा रही, लगभग 375 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने मध्य प्रदेश में निकाली थी और उसका खासा उस समय काफ़ी प्रभाव भी रहा था। लेकिन शुरुआत में यहाँ पर अभी जो स्थितियाँ थी उसमें जब से दिल्ली ने मध्य प्रदेश भाजपा की कमान संभाली, अमित शाह और भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव ने सीधे तौर पे यहाँ पर अपनी कमान संभाली है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि नया उत्साह अपराजिता जी, मैं इसी से उसके पहले जो परिस्थितियां थी उसमें कांग्रेस को बड़ा अपराजिता जी, मैं इसी से जुड़ते हुए आपके पास आ रहा हूँ। कल आम आदमी पार्टी की तरफ से छत्तीसगढ़ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें कहा गया कि 15 साल जो रमन सरकार के साल थे उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, बहुत गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन साथ ये भी कहा गया कि 15 साल की कमी जो है उसको पूरा करने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया। आप साथ में 2024 का सपना देखते हैं और छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में अलग अलग खड़े हो रहे जो संविधान विरोधी फोर्सेस हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने आज संविधान की कोई रिस्पेक्ट नहीं की है, आज उन्होंने भारत के लोगों के लिए काम नहीं किया है, उसके खिलाफ इंडिया अलायंस ने एक मोर्चा खोला है। क्योंकि आज भारत का हर व्यक्ति बहुत त्रस्त है, बहुत आक्रोशित है, बहुत व्यथित है। उसके खिलाफ हम सब करप्शन का मुद्दा ले लें, भ्रष्टाचार का मुद्दा ले लें। आज लोगों को मैं जो बोलती हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी बात करती है विकास की पर काम करती है ध्रुवीकरण का, उसके खिलाफ आज सब देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं और हम और आप निश्चित तौर पर यही चाहेंगे कि भारत जीते, इंडिया जीते। और जो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद था, जो राहुल गांधी जी लगातार कहते हैं कि नफरत खत्म करिए, नफरत की एंड करिए और मोहब्बत करिए एक दूसरे से, क्योंकि भारत की जो संस्कृति रही है वो क्या है, हम सब एक साथ मिलजुल कर हमने एक राष्ट्र दुकान लगा देंगे, हमारा एक संविधान है, मोहब्बत की दुकान लगा दीजिएगा। लेकिन मुझे ये समझाइए कि आप ये कह रहे हैं कि संविधान विरोधी है बीजेपी, आप ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार करप्शन आरोप आप पे ही लग रहे हैं और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ में भी आप ही की सरकार है भाई, कांग्रेस है वहां पर। तो मुझे ये बताइए, ये समझाइए कि जो वोटर है, जब आप 24 में जाएंगे तो संग संग वोट मांगेंगे, लेकिन अभी अलग अलग वोट मांग रहे हैं और आप ही के साथी कह रहे हैं कि ये दूसरा जो है ये चोर है या भ्रष्टाचारी है। तो आप समझाइए कि कैसे वोटर को समझाएंगे। देखिए छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की सरकार और कांग्रेस पार्टी ने, सबको पता है कितने विश्वसनीय कार्य किए हैं। आप जाइए छत्तीसगढ़ में धरातल पे कांग्रेस पार्टी का जो बेस है उसमें आप देखिए कि किस प्रकार से जनता रमन सिंह जी और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करती है। और क्यों जनता सपोर्ट करती है, क्यों 2018 में मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी को सपोर्ट किया था, क्योंकि जनता एक विजन देखना चाहती कि कौन हमारे राज्य को एक बेहतर स्थिति में लाके खड़ा कर सकता है, कौन युवाओं के लिए काम कर सकता है, कौन महिलाओं के लिए काम कर सकता है, कौन बेरोजगारी खत्म कर सकता है। सुधीर जी, मैं आपके पास आता हूं। विजन की बात की जा रही है, क्या विजन या वो एंटी इनकम्बेंसी, या कई बार क्या होता है ये कहा जाता है कि भाई 15 साल हो गए, छोटा सा जवाब देना चाहूंगी जी। सुधीर जी, लगता है सुधीर जी तक आवाज नहीं पहुंचा। ठीक है, बिल्कुल। देखिए जब लंबे समय तक कहीं पर भी सरकार होती है या कोई भी, हाँ ठीक है, बोलिए सर जी। देखिए जब लंबे समय तक कहीं पर भी कोई भी सरकार होती है तो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर होता है वो आता है, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर इस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर, हाँ बोलिए सर, आप सुन पा रहे हैं? वो लोग हैं जिनके 3 खुद के मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में, वो लोग हैं आम आदमी पार्टी जिनके खुद के 3 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर हैं। तो कौन क्या कहती है वो जनता समझती है। यही बात तो
यही बात तो खुलकर होनी चाहिए, यही बात खुलकर होनी चाहिए। गुंजन जी कुछ कह रही हैं, पहले उनसे सुन लेते। क्या कह रही हैं गुंजन जी? मैं बस इतना कहना, एक बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूंगी कि देखिए, कांग्रेस का जो मुद्दा है, जो उद्देश्य है, वो जनता कहीं भी नहीं है। कांग्रेस का उद्देश्य है सिर्फ सत्ता और कुर्सी। इसलिए कांग्रेस एनालिसिस करती है कहां जीत और कहां हार। एक गठबंधन जो कांग्रेस ने बनाया है, वो अगर हम देखें सेंट्रल लेवल पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए बनाया है। जैसा आपने जो सवाल पूछा कि छत्तीसगढ़ में आप कुछ और करती है और सेंटर में आप कुछ और करती है, इसका जवाब बिल्कुल नहीं दे पाई कांग्रेस प्रवक्ता। आज आपने देखा, तीन भ्रष्टाचारी, आप सवाल कुछ भी करें, जवाब उनका एक ही आता है, आरोप और प्रत्यारोप। क्या जवाब देंगे बताइए ना, उनको तो जनता खुद जवाब देगी। कांग्रेस ने कभी सेवा नहीं की, कांग्रेस ने सिर्फ एक ही काम किया है, किसने बनाया, गुंडागर्दी की है, ये बताइए किसने बनाया किया है, आप एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए, एक यूनिवर्सिटी जो आज भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हो हम युवाओं के लिए। मैं तो कहती हूँ एक IIT, एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए जो आज भारतीय जनता पार्टी ने बताई है। विकास के काम किए हैं, प्लीज इनसे पूछिए कि क्या क्या विकास के काम किए मध्य प्रदेश में, युवाओं के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया। 18 साल बहुत लंबा कार्यकाल होता है। लाडली लक्ष्मी योजना, अगर राजनीतिक दिखाई जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता था। अपराजिता जी, लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा नहीं दिया जब कांग्रेस की सरकार आई। बेटियाओं की पैसा बढ़ा तो दिया, 50,000 तो कर दिया, पैसा नहीं मिला किसी को भी। आरोप लगता है कांग्रेस पर, सरकार पर। देखिए, टीका टिप्पणी होती रहेगी, पर आज धरातल में वास्तविकता क्या है? 6 महीने से विधवा पेंशन योजना में पैसा नहीं है। लोगों को, महिलाओं को, हमारी बहनों को, माताओं को पैसा नहीं मिल पा रहा है। गुंजन जी सेफ्टी की बात करती हैं, बोलती है हमने डेथ पेनल्टी अनाउंस की, पर मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें आरोपियों के मन में भय ही नहीं है। क्यों भय नहीं है? क्योंकि इंदौरी, अरे बुलडोजर क्या चलाया इंदौर में? आप ही की भाजपा की नेत्री की बेटे ने दुष्कर्म किया। एक 8वीं साल की कक्षा में जो लड़की पढ़ती थी वो आपकी या मेरी बहन नहीं है? क्या किया आपने? उज्जैन की बात ले लीजिए, मैयर की बात ले लीजिए, लगातार महिला अत्याचार प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक महिला विरोधी पार्टी रही है। जहां भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हैं, वहां पे आप देख लीजिए आरोपी किसके साथ संलिप्त होते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। ये चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। विजयवर्गीय जी महिलाओं की तुलना शूर्पणखा से करते हैं। ये मध्य प्रदेश में जब एक मैं महिला होकर बैठती हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है कि मैं एक ऐसे प्रदेश में बैठी हूँ जिसमें भोपाल टॉप 10 रेप कैपिटल सिटीज में आके खड़ा कर दिया। ये सौगात है भारतीय जनता पार्टी की हम महिलाओं को। ठीक है विजयवर्गीय जी का आपने और एक और चीज, लाडली बहना आपने कहा, उसमें 56 करोड़ सिर्फ एडवर्टाइजमेंट इश्तिहार में खर्च कर दिए गए। ये वास्तविकता है भारतीय जनता पार्टी की। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 80% बजट उसका एडवर्टाइजमेंट और इश्तिहारों में खर्च कर दिया गया। धरातल पे चलिएगा गुंजन जी और महिलाओं की व्यथा देखिए मध्य प्रदेश में, तो आप हाथ जोड़ के विनम्रता से मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगिए कि महिलाएं आज सुरक्षित क्यों नहीं है इस प्रदेश में। ठीक है मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित। थोड़ी सी छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में लौटेंगे। अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास फिर से चलते हैं। अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए और जो सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर हो रहा था, कल ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहले तो ये बात सामने आ रही थी कि साथ साथ लड़ने वाली बात हो रही थी कि संग संग चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन अब तो लिस्ट पर लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस कह रही है कि हम लिस्ट बाद में जारी करेंगे, लेकिन पितृपक्षी सही आम आदमी पार्टी ने तो लिस्ट जारी कर दी है। क्या तीसरी ताकत आम आदमी पार्टी वहां पर बनती हुई नजर आ सकती है क्या? अभिषेक जी, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। अमित शाह जो हैं गृह मंत्री, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में जो विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, इस पर उन्होंने ट्वीट किया है और जनता के आशीर्वाद का भरोसा पार्टी को है। गरीब कल्याण, सुशासन, विकास बीजेपी शासन की पहचान है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, मुझे विश्वास है कि इन राज्यों की जनता बीजेपी को और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी को बहुमत का आशीर्वाद देगी। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं, उन्होंने ट्वीट किया है
और भरोसा जताया है कि 5 राज्यों में आशीर्वाद मिलेगा जनता का, सरकार बनाएगी बीजेपी। विधानसभा चुनाव का तो ऐलान हो चुका है। हमारे साथ गेस्ट जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं और एक बार फिर से अभिषेक शुक्ल अगर उन तक आवाज पहुंच रही है तो हम जाएंगे उनके पास और उनसे बात करेंगे, क्योंकि बात जो हो रही थी वो आम आदमी पार्टी की भी हो रही थी, लेकिन इस बीच जनता के आशीर्वाद का भरोसा जता रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि हमें 5 राज्यों में बहुमत मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है लोग उससे निश्चित रूप से उसके काम को पसंद कर रहे हैं और इसी काम की बदौलत पार्टी जो है उसको जीत हासिल होगी 5 चुनाव में। अभिषेक शुक्ल अगर आपके पास आवाज़ पहुंच पा रही है तो मेरा सवाल आपको, अगर चलिए लगता है कि उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है, सुधीर जी के पास चलते हैं। सुधीर जी अभी हमको याद है कि निकाय के नतीजे आए थे और निकाय के नतीजे जब आए थे तो बड़े चौंकाने वाले नतीजे आए थे। आम आदमी पार्टी ने भी अपनी मौजूदगी मध्य प्रदेश में दर्ज करा दी और एक महापौर बना लिया, तो दूसरी तरफ AIMIM जैसे जो दल हैं वो भी यहां पर मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं और अपने पार्षद बनवा चुके हैं और मौजूदगी भी दर्ज करवा चुके हैं। किसे ये 2 जो लोग आए हैं, और भी नए आ रहे हैं, लेकिन ये 2 जो हैं ये किसे नुकसान फायदा क्या कुछ पहुंचाने वाले हैं इस चुनाव में? बिल्कुल, देखिए आमतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की अगर हम बात करें, तीनों जो ऐसे इलाके हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस में ही मुख्य मुकाबला चुनाव को लेकर होता रहा है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, खासतौर से हम मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आम आदमी पार्टी, AIMIM, आपने अभी निकाय चुनाव की बात की, वहां पर इन्होंने अच्छी खासी मौजूदगी दर्ज कराई और आम आदमी पार्टी ने तो महापौर के साथ एक एंट्री भी कर ली है। एक अगर आप मध्य प्रदेश को नक्शे को अगर आप देखते हैं तो जो सीमावर्ती इलाके हैं, खासतौर से जो बुंदेलखंड का इलाका है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है, वहां पर कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो एंट्री होती है उन इलाकों में, और वहां से इन दोनों पार्टियों को कई बार 1 कई बार 2 ऐसे विधायक भी मिल चुके हैं। तो ये आप इसकी अनदेखी नहीं कर सकते, कोई भी पार्टी इसकी अनदेखी नहीं कर सकती। और भली भांति वाकिफ है दोनों पार्टियां, जो प्रमुख पार्टियां वो इससे वाकिफ है कि ये जब पार्टियां मैदान में उतरेंगी तो निश्चित तौर पर इनके जो कैंडिडेट होंगे, जो असंतुष्ट कैंडिडेट होंगे और जो जातिगत समीकरण वाले कैंडिडेट होंगे, उन पर भी इन पार्टियों की नजर रहेंगी। अगर उस सीमावर्ती इलाके में हम बात करते तो बुंदेलखंड का जो इलाका है वहां पर उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। हम रेगांव सीट की बात करते हैं, हम छतरपुर जिले की बात करते हैं, टीकमगढ़ जिले की बात करते हैं। तो ये जो इलाके काफी महत्वपूर्ण पार्टियों के लिहाज से महत्वपूर्ण। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, बसपा और गोंगप्पा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये भी हाथ मिला चुके हैं और ये भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगह हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने वाले। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। और चुनाव तिथि की घोषणा होते ही कांकेर जिला प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों के लगाए गए होर्डिंग्स और विज्ञापन हटाए जा रहे हैं। 7 नवंबर और 17 नवंबर को चुनाव होने हैं और उसके पहले देखिए ये होर्डिंग्स और विज्ञापन जो लगाए गए हैं इनको हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। आज तारीखों का ऐलान हुआ और एक्टिव हो गया है। जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। कांकेर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। चुनाव तिथि की घोषणा होते ही ये चुनाव राजनीतिक दलों के जो होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, जो कई जगह स्लोगन्स लिख दिए जाते हैं, उन सबको हटाने का काम जो है अब शुरू कर दिया गया है। तो ये प्रशासन की कार्रवाई देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। चुनावी बिगुल बज चुका है। जिला प्रशासन की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। अपने तरीके से जिला प्रशासन जो चुनाव आयोग की तरफ से जो नियम कायदे तय हैं, अब वैसे ही पूरी तरीके से काम शुरू हो जाएगा और हो चुका है। एक्शन में प्रशासन आ चुका है। तो ये तस्वीरें आपको कांकेर से हम दिखा रहे हैं। चुनावी बिगुल बज चुका है। मध्य प्रदेश 17 नवंबर, छत्तीसगढ़ 7 नवंबर, 17 नवंबर। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहला फेज, 20 सीटों पर चुनाव। 17 नवंबर को दूसरा फेज, 90 सीटों पर चुनाव। नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं और 5 तारीख तक प्रक्रिया पूरी हो जाने वाली है चुनाव की। और इसी के साथ यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए।